हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। ओके, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेटा हैंडलिंग यानी हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम बेसिक थिंग्स, सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हमारा डेटा और डेटा हैंडलिंग। तो पहले डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या है, हम उसको समझते हैं। डेटा यानी क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना। इंफॉर्मेशन जैसे आप एग्जांपल लेंगे कि अगस्त मंथ में कितना रेनफॉल हुआ, अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपका हो जाएगा डेटा, है ना। या फिर ये कहें कि टेम्परेचर ऑफ द वीक बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द वीक, तो जो भी है टेम्परेचर इस वीक का रहेगा वो हमारा हो गया डेटा, है ना। तो डेटा हैंडलिंग, है ना। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डेटा है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट करना, मैनेज करना ही हैंडलिंग होता है। क्लियर है। तो डेटा और डेटा हैंडलिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कलेक्टिंग डेटा। तो कलेक्टिंग डेटा क्या होता है, कलेक्टिंग डेटा मींस वर्ड से क्लियर समझ में आ रहा है, कलेक्शन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमको रिप्रेजेंट करनी है उसको हमें कलेक्ट करते हैं। अब ये कलेक्ट आप चाहे खुद कलेक्ट करें या फिर किसी के थ्रू करें। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करना है। सपोज मान लो मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ, उसमें स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं तो वो क्या मार्क्स हैं, अगर हम वो मार्क्स जो है सबके चाहिए हमको, तो वो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, यानी हमने सारे स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स को कलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, है ना। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मान लीजिए वर्ल्ड कप की बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया जो है और पाकिस्तान के जो मैच होते हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, राइट। कितने सारे मैचेस हुए तो कोई रिकॉर्ड नहीं, तो इसका रिकॉर्ड हमें कहां से मिलेगा, कोई भी वेबसाइट से या फिर आईसीसी या बीसीसीआई की वेबसाइट से, है ना। तो ये जो है हम डेटा जो ले रहे हैं किसी दूसरे सोर्स से, वहां पे ऑलरेडी ये डेटा स्टोर है ना। तो हम वहां से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना खुद भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और किसी और दूसरे सोर्स से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कलेक्टिंग डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द डेटा। डेटा को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, तो हमें उस डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। हो सकता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए, हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है डे हिसाब से डे टू डेट हमारा डेटा को अरेंज कर दे। तो हमें जो डेटा मिल रहा है वो रेंडमली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट को मेजर करते हैं तो किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर होगा, किसी का 160 होगा, किसी का 150 होगा, किसी का 140 होगा, किसी का 180 होगा। तो ये क्या मिल रहा है, हमें रेंडमली वैल्यूज मिल रहे हैं। तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब हमने हाइट को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, हम इजिली डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इजिली समझ सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। सपोज मानिए आप अपने जो आपका रूम है, लिविंग रूम है, आप उस लिविंग रूम में सारी चीजों को ऐसे ही पटक दीजिए, है ना। बैग, बुक्स, शूज, सब कुछ ऐसा आए पटक दिए, लाए पटक दिए, ठीक है। अब आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो उस चीज को लेने में आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। दूसरी तरफ अगर हम हर चीज को सिस्टमेटिकली जमा देंगे, अरेंज करके रखेंगे और हमें बुक्स की जरूरत है तो हम फटाफट बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, बुक्स ले लेंगे। क्लॉथ चाहिए तो क्लॉथ वाले सेक्शन में जाएंगे, क्लॉथ ले लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन से ये बेनिफिट होता है कि हमें जो चीज चाहिए वो इजिली हमें मिल जाती है, और अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा ना तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है, टाइम वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। नेक्स्ट वन है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको हम कभी कभी एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज वैल्यू,
है ना, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज को भी हम जो है अर्थमेटिक मीन ही बोल सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? यानी किसी भी चीज को जैसे एवरेज निकालना है आपको, सपोज मान लीजिए आप मंडे आप 7 आवर्स स्लीप किए, ट्यूसडे आप 6 आवर्स स्लीप किए, वेडनेसडे आप 8 आवर्स स्लीप किए, है ना, संडे आप 10 आवर्स, इस तरीके से आपने एक वीक का आपका स्लीपिंग आवर्स आपको पता चला। तो आपको ये निकालना है कि आप एवरेज कितना स्लीप कर रहे हैं पर डे। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने मंडे को कितना सोए, है ना, स्लीप किए, ट्यूसडे वेडनेसडे सबका ऐड करेंगे, और नीचे 7 डेज होते हैं वीक में, तो 7 का डिवाइड देते हैं। इस तरीके से हम एक एवरेज वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट वन इज द रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज वेरी इजी वर्ड, है ना, इट इज नथिंग, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जो हमारे डेटा है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया उस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी उस डेटा की, कि वो डेटा कहां से किस रेंज में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बहुत सारी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन समझ चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप अगर हमारे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक दीजिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 समझते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यानी आप आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स का हाइट ले लीजिए और उसका रेंज फाइंड आउट कर दीजिए। तो रेंज के डेफिनेशन हम पहले ही समझ चुके हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ डाटा ले रहा हूं और उसका रेंज निकाल दूंगा। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट द हाइट, ओके, हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 155, 150, 160, 170, 162, 158, 149, 142, 1 2 3 4 5 6 7 8 and this 10। ओके, इस तरीके से ये सारी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, मैं सारी हाइट को सेंटीमीटर में ले रहा हूं, तो मैं अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज ले रही हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो 155, 150, 160, 170, 162, 158, 149, 142, 149, 157 ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। ओके, हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू मतलब हाईएस्ट डाटा क्या है इसमें देखेंगे तो आप चेक करेंगे तो 170 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू देखो आप चेक करो क्या है, आई थिंक 140, दिस 140 इज द लोएस्ट वैल्यू। ओके, सो 10 माइनस 2 8 या 6 बचेगा, 6 माइनस 4 2 एंड 1 माइनस 1 0, तो 28 सेंटीमीटर। तो दिस 28 सेंटीमीटर इज द रेंज ऑफ दिस अबव डाटा। तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स का हाइट लेके आप रेंज निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो देखिए मैं ऑलरेडी टेबल यहां बना चुका हूं, आप इसी तरीके से टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे मार्क्स, सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स एंड थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स हमारे पास क्या होंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स अप टू 9, इस तरीके से मार्क्स हैं। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे कि 1 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स का आया है, इसमें देखेंगे 1 कितनी टाइम्स आया है। तो 1 कितनी टाइम्स आया है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम आया है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1। और टैली मार्क्स 1 का जो होता है सिर्फ 1 ही होता है ना। आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपका 1 है तो टैली मार्क्स 1 आएगा, 2 है तो टैली मार्क्स 2 लाइन्स आएगा, 3 है तो 3 लाइन्स, 4 है तो 4 लाइन्स और
5 है तो 1 2 3 4 और इस तरीके से क्रॉस। ये टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके हिसाब से 1 आया तो 1 टेली मार्क्स हो गया। अब देखेंगे 2 कितनी टाइम्स आया है, चेक करेंगे पूरा। 1 2 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है तो टेली मार्क्स 2 बन जाएगा। ठीक, 3 को चेक करो, 1 3 जो है 1 टाइम आया है तो ये टेली मार्क्स हो जाएगा। 4 को चेक करो, 1 2 3 4 जो है वो 3 टाइम्स आया है तो 1 2 3। 5 को चेक करो, 1 2 3 4 5 5 जो है वो 5 टाइम्स आया है तो 1 2 3 4 5। 6 को चेक करो, 1 2 3 4 6 जो है वो 4 टाइम्स आया है ना, 1 2 3 4। 7 को चेक करो, 2 टाइम्स। 8 को चेक करो, 1 टाइम। और 9 भी 1 टाइम ही है ना, एक ही बार 9 आया है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, वो सब वैल्यूज यहाँ पे एडिशन होना चाहिए। तो 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 3 7 12 16 16 4 20 और ये 20 वैल्यूज है, मतलब हमारा जो टेबल है वो डाटा करेक्ट है। ठीक, अब आइए इन क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। क्लियर है, टेबुलर फॉर्म बन गया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर ये हाईएस्ट का मतलब होता है विच मार्क्स इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है आप टेबल में देख लेंगे, 9 मार्क्स हाईएस्ट है। तो विच नंबर इज द हाईएस्ट मींस 9, तो 9 इज द हाईएस्ट। विच नंबर इज द लोएस्ट, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, 1 से तो कम किसी का मार्क्स आया नहीं है तो 1 इज द लोएस्ट मार्क्स। देन व्हाट इज द रेंज, रेंज का हम आपको बताए थे कि रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो रेंज इज इक्वल टू 9 - 1 दैट इज 8। ठीक है, तो ये रेंज निकल गया। अब हमारे पास फाइंड द अरिथमेटिक मीन, यानी अब इस डेटा का मीन निकालना है हमें। तो मीन के लिए देखेंगे आप, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग के वीडियोस में कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। ओके, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, ये 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। ठीक, ये टोटल डिवाइडेड बाय 20। 20 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि टोटल जो नंबर है वो 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। क्योंकि हमारे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको यहीं तक बोलूंगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, इस सारी वैल्यूज को सम करना है ना, इनका आप एडिशन करोगे, एडिशन के बाद 20 का डिवाइड दे दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या करना है, ये सारी वैल्यूज 4 + 6 + 7 ये सब वैल्यूज को ऐड करना है, ऐड करने के बाद 20 का डिवाइड देना है, दैट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। Here you can see the question number 3 and question number 4. Okay, so now we will solve in this one question number 3 and 4. Question number 3, find the mean of the first 5 whole numbers. यानी फर्स्ट 5 होल नंबर का मीनिंग पूछ रहे हैं। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन कह लो या एवरेज कह लो, जो भी है ना। फर्स्ट 5 होल नंबर, व्हाट इज फर्स्ट 5 होल नंबर्स? ओके, टेल मी द होल नंबर्स। ओके, यू नो ना, 0 1 2 3 4 5 and so on are the whole numbers, है ना। the number starting from 0 1 2 3 are the whole numbers। तो किसका मीन पूछ रहे हैं ये? फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले 5 होल नंबर। तो पहले 5 नंबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। अंडरस्टूड ना? तो इनको अपन लिख लेते हैं, है ना। लेट कर लो, सपोज कर लो, जो भी है फर्स्ट 5 होल नंबर, है ना, होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। ओके, हो गया, 5 होल नंबर्स हो गए।
इनका हमें मीन निकालना है। ओके, तो दैट इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, है ना, सबका वैल्यूज निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5। अब स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि 5 कहां से आ गया, ये तो समझ में आ गया कि 0 1 सबको ऐड कर दे, 5 कहां से आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला ये होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उनका सम करना है, नीचे वो कितने ऑब्जर्वेशन है वो काउंट करना है। तो ऊपर सम यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ये लिख दिया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5, ये 5 आया ना, इसलिए हमने यहाँ 5 का डिवाइड किया। क्लियर। तो अब यहाँ पे 4 + 3 9, 9 + 2 11 + 1 12, 12/5 इसको डिवाइड दे दो। 5 2 = 10 है ना, 5 2 = 10, ठीक है, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 5 4 = 20। अब यहाँ डिवाइड में भी मुश्किल होता है कई सारे लोगों को, तो इसका डिवाइड भी यहाँ दे दो। देखो 12 में 5 का हम डिवाइड देंगे, तो 5 का टेबल हम जो है 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 2 = 10, ये हमारे पास 2 बच गया। 2 में अब 5 का डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ डेसिमल पुट करते हो, ये 0 आ जाता है, तो 5 4 = 20। इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिवीजन खत्म हो जाएगा। तो 2.4 आ गया। तो हमारे पास जो मीन है फर्स्ट 5 होल नंबर का जो मीन है वो कितना आ गया, 2.4। क्लियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 innings। हाउ मेनी innings, 8 innings। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 8, है ना, 58 76 40 35 46 45 0 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो वही है मीन स्कोर, यानी कि हमें पता है फॉर्मूला सेम है, मीन स्कोर इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ओके, डिवाइडेड बाई, टेल मी, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 innings बोले ना, काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, इसे 8 का डिवाइड दे दीजिए। इन सबको सम करना है, उम्मीद करता हूं सम आप कर लेंगे, मैं फटाफट कर दूंगा, है ना। तो 8 + 6 14, 14 + 0 14 + 5 19, 19 + 6 25, 25 + 30, 30 का 0 कैरी 3, 0 + 3 3 हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 6 25, 25 + 3 5 30 कैरी 3, 3 और 4, ये पूरा 400 हो गया डिवाइडेड बाई 8। ओके, फिर से एक बार आउट कर लो, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने से गलत हो जाएगा। तो 8 8 6 14 14 14 5 19 6 25 5 30 के 3 हासिल 3, है ना, 5 3 8 8 7 15 15 4 19 3 22 22 26 26 30, ठीक है, ये हमारा एडिशन आ गया। अब डिवाइड दे दो इसमें, 400 में 8 का डिवाइड देना है आपको, तो 8 5 = 40, राइट, और ये 0 आ जाएगा। सिंपली आ गया कितना, 50 रन्स। तो यानी कि उसका एवरेज स्कोर कितना आ गया, 50 रन, यानी कि उसने हर एक इनिंग में एक एवरेज 50 रन बनाए उसने, है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा बनाए, लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो हर इनिंग्स में उसका 50-50 स्कोर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एवरेज या मीन फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है, एक बार आपको समझना है कंसेप्ट को। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 okay of the same exercise. I read the questions. The following table shows the points of each player scored in 4 games. Okay, this table is given, this is all these things given in your questions. Okay, we will write answers here. The table, you can see the table, this is the players, player A, player B, player C in game 1 game 2 game 3 game 4, they are this is their scores in the following games, and you can see in the player C's row here
प्लेयर सी डिड नॉट प्ले, एक मैच जो है प्लेयर सी नहीं खेला है, एक चीज ध्यान रखना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, यानी कि हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है किसका, ए, प्लेयर ए का जो है पर गेम उसने कितना स्कोर किया है उसका मीन निकालना है। तो हम निकालते हैं मीन एवरेज, या फिर एवरेज निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट ना। तो यहां पे हम निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए प्लेयर का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लेयर के देखेंगे यहां पर कितना है, गेम 1 में 14 पॉइंट्स प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4। क्यों 4 कर रहे हैं डिवाइडेड, क्योंकि 4 गेम्स हैं, है ना, सब के सब जो है ना 4 गेम्स में ही पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, इसलिए 4 का डिवाइड करेंगे। तो 14 प्लस 16 30 30 40 50, ये हो गया हमारा 50/4। 4 का डिवाइड दे देंगे तो 4 बन जा 4, ओके, यहाँ पे कितना बचेगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, यानी कि 12.5 हमारा ये एवरेज पॉइंट्स स्कोर आ गया किसका, प्लेयर ए का, ठीक। अब ध्यान दो सेकंड में, टू फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, किसका निकालना है, सी प्लेयर का बोल रहे हैं। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और बाई 4, यानी कि हम 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली हम जितने वो गेम खेला है हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे सी डिड नॉट प्ले 1 मैच, यानी कि गेम 3 थर्ड नंबर का गेम में वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो यानी कि उसमें उसने कितने गेम खेले हैं, सी प्लेयर ने कितने गेम खेले हैं, सिर्फ 3 गेम खेले हैं, गेम 1 गेम 2 एंड गेम 4। थर्ड गेम में वो पार्टिसिपेट ही नहीं, यानी कि वो खेला ही नहीं है। तो इसीलिए जो सी का एवरेज हम निकालेंगे उसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे, 4 का नहीं करेंगे। क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम सी प्लेयर का जो है एवरेज पॉइंट स्कोर निकालेंगे तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, ना कि 4 का, बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले 1 गेम, इसलिए प्लेयर जो है ना सी जो है थर्ड गेम को नहीं खेला, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहे हैं कि टू फाइंड द मीन, मीन फाइंड करने के लिए आप किसका डिवाइड करोगे, तो अपन यहां लिख देंगे, है ना, डिवाइड बाई 3, बी डिवाइड बाई 3, है ना, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि वाई, तो वाई में क्या दे दोगे, बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले 1 मैच, तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले 1 गेम, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि प्लेयर सी एक गेम नहीं खेला था, इसलिए बी डिवाइड बाई 3। अंडरस्टूड और नॉट, ओके। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, बी जो है वो 4 गेम खेला है, तो उसका गेम मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ बी अब डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो यहां पे अपन लिख देते हैं मीन है ना, मीन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पे देखेंगे ये 0 है, वो खेला तो था लेकिन उसका कोई पॉइंट स्कोर नहीं हुआ था, इसलिए वो जो है 0 वाला काउंट किया जाएगा, समझ में आएगा, है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 और 6 10 10 18 बाई 4, 18 बाई 4 को आप डिवाइड दे लो, है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर आ रहा है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, उनमें से प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी में बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है कैसे बताएंगे, जिसका एवरेज सबसे बेस्ट होगा, जिसका मीन सबसे ज्यादा होगा, वही प्लेयर बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। तो ए का प्लेयर हमारा एवरेज कितना है 12.5,
सी का एवरेज हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो और कम निकलेगा, है ना। और यहाँ पे बी का एवरेज ये भी लेस देन 12 है। तो हमारा इस डाटा से देख के पता चल रहा है कि प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, है ना, इसके आंसर लिख देते हैं अपन, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन राइट द आंसर्स, आप आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और कोई अगर मिस्टेक होता है, डाउट होता है, तो आप हम ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर।